हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्निवीर GD यानी कि जनरल ड्यूटी का पहला प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 26 तारीख तक चलेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम 17 तारीख को है वो फ़िलहाल इस प्रैक्टिस सेट को लगा के जाइएगा। इसमें से आपको इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस पार्ट में कुछ जीके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद साइंस के, और ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का अलग होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये राम सिंह की बुक का प्रैक्टिस सेट है। 50 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। पहला प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे भाग 1 है सामान्य ज्ञान। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनो। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए। तो फ्रेंड्स इसकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो पानीपत का 3 लड़ाई हुई थी इसमें से एक कहीं ना कहीं एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंस सकता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है किस सन में कौन सा लड़ाई हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था। फिलहाल इस प्रश्न की अगर बात करते हो तो इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। जो मराठा लोग थे किसके द्वारा पराजित हुए थे। पहला ऑप्शन था शेरशाह सूरी, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है अहमद शाह अब्दाली और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अहमद शाह अब्दाली। लेकिन ये सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध होता है जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, और इसी युद्ध के बाद मुग़ल वंश का यानी मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ती है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है और धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य भारत पे अपना वर्चस्व फैलाने लगता है। सेकंड आप बात करेंगे जो पानीपत का युद्ध हुआ था सेकंड 1556 में हुआ था। ध्यान में रखेंगे 1556 में, और तीसरा 1761 में। तो इसमें बाबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था, बाबर बता दिया, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड आपको पता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा लोग हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो ये आपको 3 पानीपत की युद्ध याद रखने हैं, 1526, 1556 और 1761। किन किन के बीच में हुआ था ये भी याद रखना है। ये पहला था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न में पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है शिमला, तीसरा है मंडी और चौथा है हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ध्यान में रखेंगे पहला आपको पता है ये किसकी है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था, तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून हो जाती है। इस प्रकार से आप जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपके इनसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो जैसे कि मेघालय है, आपका अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मिज़ोरम है। इस प्रकार से जो सेवन सिस्टर के नाम से जो राजधानियाँ, 7 सिस्टर के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं, उनकी राजधानियाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिक्किम का याद कर लीजिएगा, गंगटोक होता है, सिक्किम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। ये वाक्य किसने कहा था इसमें पूछ रखा है। पहला ऑप्शन था नेता सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और ध्यान रखना है भारत का ओल्ड मैन किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। और ये ब्रिटिश में संसद के रूप में सांसद के रूप में एकमात्र भारतीय जो चुने गए थे उस समय। प्रश्न नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मेलबर्न, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है नई दिल्ली, भारत की बात कर रहा है। और तीसरा है दुबई और चौथा है लंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। ध्यान में रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। ग्रेट बर्ग इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो है, जो कि न्यूजीलैंड से है। ग्रेट बर्कले उनका नाम पूरा है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। ध्यान में रखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करता है तो बेंगलुरु में है। अच्छा, इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं या इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु के। अगर इस प्रकार से कोई शब्द पूछेगा तो आप इसको बता सकते हैं। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर एक क्वेश्चन और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पूरा आपका इसरो होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना होती है 1969 में। कितने में होती है, 1969 में। आपको पता है 1869 में गांधी जी का जन्मदिन होता है। इसके जस्ट 100 साल बाद इंडियन स्पेस रिसर्च की स्थापना होती है। तो आपको इसरो की स्थापना डेट के साथ याद करना है। तब हुई थी 1969 में। और आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी की जन्म हुआ था पोरबंदर के गुजरात जिले में। प्रश्न नंबर 6 है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, दूसरा है वेद व्यास, तीसरा है सूरदास, चौथा है कालिदास। तो ध्यान में रखेंगे जो रामायण ग्रंथ लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और जो हमारा महाभारत है वेद व्यास ने लिखा है। और कालिदास को आपको पता है भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मदुरई, दूसरा है गोवा, तीसरा है चेन्नई, ऑप्शन नंबर चौथा है कोणार्क। ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, कोणार्क। आपको पता है सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं और ये कोणार्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है भूटान। तो ध्यान में रखेंगे नेपाल में भी रुपया चलता है, भारत में भी है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में है। आपको ध्यान में रखेंगे वहाँ की मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और जैसे आपको पता है कि जो भारत की जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान जो है आपका किसने लिखा था। राष्ट्रगान की अगर बात करते हैं तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, हमार सुनार बांग्लो। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सार्क, दूसरा है मर्स, तीसरा है H1N1 और चौथा है कोविड-19। तो आपको पता है सबसे पहले कोरोना को किस नाम से जाना गया था, कोविड-19 के नाम से इसको जाना गया था। और H1N1 जो है आपका स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है उसका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 10 है प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की है। पहला ऑप्शन है जयदेव ने, दूसरा है मोहम्मद इकबाल ने, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, यह गुलसिता हमारा, इस प्रसिद्ध गीत की रचना की थी। और ध्यान में रखेंगे जैसे कि यहाँ पे 2 नाम और दे रखे हैं,
रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आपको ध्यान में रखना, आपको पता है इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले इनको एशिया का नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। ध्यान में रखेंगे 1913 में सबसे पहले भारतीय और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, और उनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि के लिए। और सेकंड है आपके यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने लिखा था आपका राष्ट्रगान, सुजलाम सुफलाम मलया शीतलम सस्यश्यामलाम मातरम। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इनके बारे में उन्होंने बताया था भारत के राष्ट्रगान के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। अगला प्रश्न है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वाल्मीकि द्वारा, दूसरा है कालिदास, तीसरा है वेद व्यास और चौथा है कृष्णदेव। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वेद व्यास द्वारा। ठीक है, महर्षि वेद व्यास द्वारा ये पवित्र ग्रंथ गीता लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 12 है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर की यहाँ पे विजय होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में होती है, यानी मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो जब बाबर इसको हराता है इब्राहिम लोदी को, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आसाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आसाम। ध्यान में रखेंगे आसाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक उद्यान है, उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपका असम में है। और यहीं पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसीलिए जो ये उद्यान है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ध्यान में रखेंगे ये असम में है, और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और भी यहाँ पे उद्यान है, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन ये आपका काजीरंगा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इसके बारे में बता दिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, और थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 14 है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता की बात करते हैं हम। पहला ऑप्शन है कीर्ति चक्र, दूसरा है परमवीर चक्र, तीसरा है शौर्य चक्र और चौथा है अशोक चक्र। तो ध्यान में रखेंगे गैर वीरता की नहीं बात करता, सिर्फ वीरता की बात करता तो आपका परमवीर चक्र हो जाता, लेकिन इन्होंने बोला है कौन सा, गैर सैनिक वीरता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है एन रॉय को, दूसरा है कार्ल मार्क्स को, तीसरा है ल्यू ब्लॉक को और चौथा है फॉरियर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग में सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, इसमें अभी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो आपको पता है अल्फा होता है किरण, बीटा है और गामा, 3 किरणें यहाँ पे दे रखी हैं और यहाँ पे एक एक्सरे भी दे रखी है। तो फिलहाल अगर तीनों इसमें बात करते हैं अल्फा और बीटा गामा में, तो सबसे जो आपका भारी किरण होता है अल्फा होता है, उससे कौन होता है, उससे कम होता है बीटा होता है, उससे कम कौन होता है, गामा होता है। तो सबसे भारी अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ये 3 किरणों की बात करते हैं। एक्सरे आपका एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन साहब ने आपकी एक्सरे की खोज की थी, जो आप एक्सरे मशीन कराते हैं एक्सरे होती है। और अगर हम बात करते हैं यूवी रेज की, तो आपका वो हानिकारक गैसें हमारे हानिकारक रे होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और एक आपका IR होती है, इंफ्रारेड होती है, जो आपके रिमोट कंट्रोल में काम होता है, टीवी का जो रिमोट आता है उसमें लिखता है। फिलहाल इस प्रश्न की अगर बात करते हैं, इस प्रश्न में कह रहा है कि सबसे भारी किरण किसकी होती है, तो हमने बता दिया
सबसे भारी किरण होती है अल्फा का। प्रश्न नंबर 17 है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है, डैश से संपन्न है, किससे संपन्न है? तो आपको पता है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, हीमो आपका क्या कहलाता है, ये आयरन होता है, क्या लोहा कहते हैं, इंग्लिश में आयरन बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे लोहा, ठीक है। अगर बात करते हैं ग्लोबिन, तो ग्लोबिन आपका एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है दोस्तों? ग्लोबिन एक आपका प्रोटीन है। तो ग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो ग्लोबिन आपका प्रोटीन हो जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है एक जटिल प्रोटीन जो कि ग्लोबिन है, इसमें किससे संपन्नित होता है? लोहे से होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनता है। और आपको पता है कि जो रक्त का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का संवहन करना, किसका क्या करना? O2 जो होता है हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य किसका है? हमारे रक्त का है, ठीक है। और रक्त की अगर बात करते हैं, खून का आविष्कार, रक्त के ग्रुप के आविष्कारक या उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त के समूह के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने ABO 3 समूह बताए थे, फिर बाद में एक AB पॉजिटिव, फिर आपका 4 समूह हो गए थे, A, B, फिर AB, उसके बाद O, 4 इस प्रकार थे। AB को हमने रक्त सर्वग्राही माना था, सर्वग्राही माना जाता है AB को, और O को सर्वदाता कहा जाता है। फिलहाल हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें क्या था? आपका राइट आंसर हो जाता लोहा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, जो कि लाफिंग गैस कहते हैं इंग्लिश में इसको। पहला ऑप्शन है NO, दूसरा है NO2, तीसरा है N2O और तीसरा चौथा है N2O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं N2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको दिख रहे हैं सभी मिलते जुलते हुए हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या इसका फार्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस बोले या उत्कृष्ट गैस बोले, ये सब आपके 18वें समूह में। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जैसा आपको पता है 7 इसमें आवर्त हैं। क्या है? 7 आवर्त है हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, और 18 समूह हैं। समूह कहते हैं जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है, इस प्रकार से ये जो खाने बनते हैं इसको हम समूह कहते हैं, और जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं उसको आवर्त कहते हैं। तो 7 इस प्रकार से आप 7 बड़ी रेखाएं आपको पीरियोडिक टेबल में मिलती हैं और 18 होती है। और 18वें जो लास्ट समूह होता है ये आपकी अक्रिय गैस से कहलाती है या उत्कृष्ट गैस से कहलाती है, जिसमें हीलियम आपका है, उसके बाद आर्गन है, नियॉन है, ये सब गैसें इसके अंतर्गत आती हैं। तो फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इसमें आपका उत्कृष्ट गैसों में से नहीं आएगा। नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। उससे भी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में लगभग 21% है, और नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, 78% होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। कितना है? 0.03% इसकी मात्रा होती है। तो फिलहाल इसमें पूछ क्या रखा था? इसमें पूछ रखा था कि इसमें से उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है, जबकि नियॉन, हीलियम और आर्गन ये क्या है? सब आपकी सब उत्कृष्ट गैस है। सबसे हल्की गैस आपकी हीलियम होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये वायुयान के टायरों में जो बैलून होते हैं उसमें, और जो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को भी मिश्रित करके उस सिलेंडर में भरा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? पहला ऑप्शन है विटामिन C, दूसरा है विटामिन A, तीसरा है विटामिन D, चौथा है विटामिन B। तो ध्यान में रखेंगे, आपका यहाँ पूछ रहा है विटामिन D, आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन D जो है हड्डियों से संबंधित है, और इससे इसकी कमी से 2 रोग हो जाता है। एक तो आपको रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है, रिकेट्स। एक आपका ऑस्टोमलेशिया, क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया, मलेशिया आपका रोग हो जाता है। ये वयस्कों में या बड़े लोगों में ये रोग पाया जाता है ऑस्टोमलेशिया, और छोटे बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स। तो विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक आपका रिकेट्स होता है, दूसरा है ऑस्टोमलेशिया। ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक समय विटामिन D कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश में, वो भी कब है? सुबह के 8 बजे के आसपास, ठीक है।
और विटामिन बी की बात करते हैं तो ये इससे होने वाला रोग है बेरी, कौन सा रोग है, बेरी। और इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इससे होने वाला रोग होता है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग कहते हैं इसको, रतौंधी रोग, यानी रात में हमको कम दिखाई देना। और सबसे अधिक मात्रा विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। या आपको अगर रतौंधी हुई तो आप दूध लीजिएगा, उसमें रोटी को सान करके, रोटी के टुकड़े को तोड़ करके सान करके खाइएगा। इससे भी आपको विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मिलता है। विटामिन सी आपको पता है हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में किस फल में विटामिन सी पाया जाएगा तो आपको बताना है आंवला। विटामिन बी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा, जो हरी साग सब्जियाँ होती हैं उसमें पाया जाता है। और विटामिन डी की बता दिया सूर्य के प्रकाश में, विटामिन ए का गाजर में सबसे अधिक मात्रा में। अच्छा इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हैं कौन से विटामिन किस में पाया जाता है, किसका रासायनिक नाम है, तो आपको ध्यान रखना है रथ लिखना है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी याद कर लीजिएगा। रात से आपका यहाँ पे इसके सामने ए विटामिन ए है, ए विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। इस प्रकार से 6 प्रमुख रूप से विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। अच्छा ध्यान में रखेंगे बी और जो सी होता है ये दो आसपास जो है ये जल में घुलती हैं, और जो आपके बच गए ए डी ई के, बी सी को छोड़ करके जितने बच गए ए डी ई के, ये सब वसा में घुलने वाले थे। यानी कि वसा में हिंदी में कहते हैं उसको चर्बी, जो कहते हैं जो चर्बी या फैट में घुलने वाला विटामिन है। तो आपको याद रखना है रा से क्या हो, रेटिनॉल। इसका क्या आता है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का हो जाएगा थायमीन, था से क्या बनेगा, थायमीन। उसके बाद विटामिन सी आपका स्कर्वी हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद टोकोफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल। और उसके बाद आपको फिकोक्यूनॉन, फिकोक्यूनॉन आपका लास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है रथ एक टॉफ़ी, और इसके सामने ए बी सी डी ई के, सॉरी यहाँ पे ई रहेगा, ये लास्ट का के रहेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ये ई और के हो जाएगा। इस प्रकार से विटामिन जल में घुलने वाली बी सी है, और ए डी ई के जो है ये सब क्या है आपके वसा या उदर में या वसा या चर्बी में घुलने वाले विटामिन है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा विटामिन जल में घुलती है तो आप बता दीजिएगा बी सी। और जैसे कि आपको बी सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए आपको जब धुला जाता है, कहते हैं आप लोग घर में कि सब्जियों को काट के नहीं धुलिए, क्योंकि इसमें से विटामिन जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात जब घुलेगा तभी तो नष्ट होगा। और विटामिन सी आपके नींबू में, खट्टे फलों में, आंवले में पाया जाता है। और नींबू का आप घोल के पी जाते हैं तो पानी में घुला कि नहीं घुला है, इसलिए विटामिन सी किस पानी में घुलने वाला 2 विटामिन याद रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। उसके बाद जितने बच जाते हैं ए डी ई के, ये सब किस में घुलते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। अब विटामिन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगा तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको रट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बीसीजी का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। सबसे आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है प्लेग, तीसरा है तपेदिक और चौथा है टाइफाइड। तो ध्यान में रखेंगे जो बीसीजी का टीका लगता है बच्चों को, वो हमें तपेदिक रोग से बचाने के लिए लगता है। और इसकी तपेदिक रोग को कहते हैं टीबी। ठीक है, टीबी कहते हैं, जैसे कि टीबी इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, और इसको क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, या तपेदिक कहते हैं, या टीबी कहेंगे, कोई भी नाम दिया जाएगा तो ये समझ लीजिए आपका टीबी से है। और ये हमें फेफड़ों से संबंधित इसका रोग होता है, हम खांसते ज़्यादा है। और ध्यान में रखेंगे इसका भारत में जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक पूरे तरीके से भारत से इससे
टीबी नामक बीमारी को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक भी पेशेंट भारत में नहीं रहेंगे 2025 इसका लक्ष्य रखा गया। आपका अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो ये सब आपके पानी के या भोजन में दूषित भोजन करने से या दूषित पानी पीने से होता है और हमारे फेफड़ों को आंत को प्रभावित करता है, जो हमारे आंत रहती है उनको प्रभावित करता है। प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है। चूहों से फैलने वाला रोग है। और डेंगू आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है मच्छर से। और कौन से मच्छर होता है? एंडीज। डास से अगर आपको याद रखना है, एडीज मच्छर के काटने से होता है एडीज। और एक मादा, अच्छा ध्यान में रखेंगे, मादा एंडीज से होता है, जो मादा ये मच्छर काटती हैं और रोग फैलाती हैं और नर मच्छर नहीं काटते हैं। और सेकंड ध्यान रखना, अगर मलेरिया क्या नाम है, मलेरिया की बात करेगा तो आपका हो जाएगा मादा एनाफ्लीज हो जाएगा, एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है। और डेंगू किससे होता है? एडिस या एंडिस, मादा एंडिस से मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, डेंगू में डा आ रहा है और यहाँ पे इसके भी जो मच्छर का नाम है उसके मच्छर में भी नाम में डा आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल डैश शामिल है। पीतल में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है कॉपर और निकल, दूसरा है कॉपर और सिल्वर, तीसरा है कॉपर और जिंक और चौथा है कॉपर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कुछ भी होगा कॉपर शायद निकल है लास्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर और जिंक। इसको याद कैसे करना है? पिताजी याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पिताजी, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? पिताजी, पी से बनेगा पीतल, ठीक है। पिता से पा में इसमें छोड़ लीजिएगा, पा से क्या बन जाएगा? पिता से पीतल, ता से तांबा बन जाएगा आपका और जा से अगर जस्ता बन जाएगा, ठीक है, जस्ता। तो पीतल किसके बना हुआ है? तांबा और जस्ता से। ध्यान रखेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? पिताजी, पिताजी से याद करेंगे, पा से आपका पीतल बन गया, ता से तांबा बन गया और जा से जस्ता बन गया। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबे और जस्ते का। तो तांबा और जस्ता कहाँ पे है? अच्छा, इंग्लिश में जिंक कहते हैं जस्ता को और तांबे को कॉपर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये ध्यान में रखेंगे। कॉपर मतलब तांबा है, जिंक मतलब जस्ता है हिंदी में, तो इससे कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। प्रश्न नंबर 23 है, लेड पेंसिल बनाने के प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? जो हम लोग पेंसिल का उपयोग करते हैं उसमें कौन से हम पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन का, दूसरा है कोयले का, तीसरा है ग्रेफाइट का और चौथा है अब्रक का। अब्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? ये कार्बन का अपर रूप होता है। सबसे शुद्ध कार्बन कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे शुद्ध कार्बन की बात करते हैं हीरा। हीरा हमारा धातु नहीं है, हमारा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। इंग्लिश में एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एलोट्रॉप्स बोला जाता है, हिंदी में कार्बन का अपर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन का अपर रूप कहते हैं इसको, जो हमारा हीरा होता है और सबसे कठोर पदार्थ होता है। पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे कठोर है। अगर धातु की बात करते हैं सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम होता है। लेकिन पदार्थ की बात कर लिया जाएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा आपका धातु नहीं होता है, ये पदार्थ होता है। पदार्थ कैसा है? कार्बन का। कार्बन का अपर रूप है और सबसे शुद्ध यही आपका कार्बन होता है। अगर कार्बन में अगर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो इसमें आंसर कार्बन कौन सा कार्बन सबसे शुद्ध होता है? तो एंथ्रासाइड भी होता है। एंथ्रासाइट से लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, क्यूप्राइट होता है। इस प्रकार से कोयले के बिटुमिनस होता है, कई प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट वाला कोयला, जो हम विद्युत तापीय ऊर्जा में इस्तेमाल करते हैं, या कोयले में जो कोयला आपका बन के आता है खाना पीना भट्टी जलाने के काम आता है। तो आपका अब्रक का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो हम लोग प्रेस करते हैं, इस्त्री वाला जो इस्त्री होता है, प्रेस होता है, उसके नीचे जिससे जो गर्म होता है वो किसका होता है? वो अब्रक का बना होता है, माइका का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है मीथेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। अगर मैं बायोगैस की बात करता है तो इसमें मीथेन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। C इस प्रकार से 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है
ये आपका कार्बन, तो इसको कहते हैं मीथेन। और ये हमारी प्राकृतिक गैस की बात करता है तब भी उसमें मीथेन मुख्य रूप से रहता है, या अगर बात करेगा बायोगैस की तो इसमें भी ये मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे बात कर लिया एलपीजी की, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो एलपीजी में ध्यान में रखेंगे इसका पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, आपको ध्यान रखना है बीपी, आप लोग क्या नापाते हैं, बीपी नापाते हैं। तो बी से क्या करना बनेगा, ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन। और पी से क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपेन। ये दो चीज़ होता है मुख्य रूप से, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। याद करने का तरीका क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर आप नापाने जाते हैं डॉक्टर से, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी का बीपी कम रहता है, तो उसी से याद कर लीजिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ये एलपीजी का मुख्य घटक होता है। अच्छा, सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी से बन जाएगा कंप्रेस्ड, एन से बन जाएगा नेचुरल, और जी से बन जाएगा गैस। इसमें मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक, जैसे इसमें मुख्य रूप से जो कौन सा मिश्रण आता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका मीथेन रहेगा। ये प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस है, इसमें मीथेन पाया, CH4 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो ध्यान में रखेंगे जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था वो किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। और प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित कौन सा है, प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका परमाणु क्रमांक के आधारित है। जबकि जो मेंडलीव साहब ने दिया था वो जो आपका पीरियोडिक टेबल था या आवर्त सारणी थी वो किस पे थी, परमाणु भार पे आधारित थी। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसे हमने बता ही दिया था इससे पहले, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी है, 7 जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से, उसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। 7 आवर्त है इसमें, आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। और अगर समूह की बात करते हैं या वर्ग की बात करें, वर्ग बोले समूह बोले उसको कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 18 है। वर्ग बोल दे समूह बोल दे तो बताएंगे कितनी है, 18 है। और 18वें समूह में कितने किसको रखा गया है, अक्रिय गैसों को रखा गया है, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियान है, रेडॉन है, ये सब गैसें अक्रिय गैसें हैं, सब किसमें रखी गई है, ये सब लास्ट समूह 18वें समूह में रखी गई है। अगर प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं, 26 में कहा कि संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल सही है। संतरे में, क्योंकि हमारा संतरा क्या है, खट्टा है, खट्टे में जितने भी खट्टे फल रहते हैं, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बी एसिड, स्कर्बी अम्ल या स्कर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, बर्फ का गलनांक है। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक की बात करता है यानी कि बर्फ़ हमारा किस टेम्परेचर पर आपका ठोस में परिवर्तित होने लगता है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है जिसको गलनांक बोलेंगे या हिमांक बोलेंगे। तो उसकी जो मात्रा होती है, अगर आपसे गलनांक पूछे या से गलनांक पूछे या आपसे क्या पूछेगा, हिमांक, तो ये आपका दोनों टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर पूछे हमारा जो द्रव होता है, पानी होता है, किस टेम्परेचर में उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व की बात करता है, तो घनत्व की बात करेगा तो आपको ध्यान में रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंचता है तो हमारा टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, उस समय सबसे अधिक उसका घनत्व रहता है, यानी उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसमें बर्फ़ नहीं जमा होता है, लेकिन उसका घनत्व सबसे अधिक किस पे रहता है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे। ये ना बता दीजिएगा कि 0 डिग्री से नीचे या 0 माइनस में जब जाएगा तो उसका माइनस से बर्फ़ जमता है तो उसका घनत्व कम रहता है, अपेक्षा 4 डिग्री की। सबसे अधिक मात्रा में किस पे पाया जाता है, उसका घनत्व सबसे अधिक कब रहेगा, जब वह डेंसिटी या घनत्व, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं घनत्व कहते हैं। तो घनत्व किस पे रहेगा सबसे अधिक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बर्फ पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है।
और प्रश्न नंबर इसमें पूछा था गलनांक, और ये याद रखेंगे क्वथनांक। क्या याद रखेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक की बात करेगा तो इसको बोलेंगे जो हमारा शुद्ध जल कोई होता है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, अगर इस टेम्परेचर पे उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है? जो आज के समय में देख रहे हैं ज़्यादातर जो स्टील आ रहे हैं स्टेनलेस स्टील होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कौन सी ऐसी धातु मिला दें, लोहे में कौन सी ऐसी धातु मिला दें जो कि हमारी स्टेनलेस स्टील बन जाए? पहला ऑप्शन है तांबा मिला सकते हैं, एल्युमिनियम मिला दें, क्रोमियम मिला दें या टिन मिला दें। तो ध्यान में रखेंगे अगर हम लोहे में अगर हम क्रोमियम की मात्रा मिला देते हैं तो हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है पेरिस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है माइक्रोस्कोप, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी छोटे जीव को देख रहे हैं, छोटे जीवाणुओं को देख रहे हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आकाश पिंडों की बात करता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टेलीस्कोप। लास्ट प्रश्न है साइंस का, और इसके बाद 2 पार्ट में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए 2 पार्ट में एक एक आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसको कराया जाएगा। टोटल आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लेकिन 50 प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम सिर्फ यहाँ पे 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट में। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी आपके प्रश्नों के जवाब छुपे हुए हैं, कुछ प्रश्न इसमें भी छुपे हुए हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा हृदय, तीसरा है गुर्दा और चौथा है फेफड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुर्दे। जो हमारा गुर्दा होता है, किडनी होता है, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, गुर्दा होता है, या इसको कहते हैं, इसी के माध्यम से हमारा जो रक्त होता है शुद्ध होता है, ठीक है। और आपको पता है 2 जोड़ी होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेफ्ट और राइट में 2 किडनी होती है। इसका सबसे जो छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो अब ध्यान बताएंगे किडनी की या गुर्दे की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। या गुर्दे की इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन ऑप्शन दे रखा है, तो नेफ्रॉन आपको याद कर लेना है। और इसका कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानने का कार्य गुर्दे का होता है। इसमें से जो अशुद्धियाँ होती है उसको निकालता है, खास करके NH2CO NH2। NH2CO NH2 क्या होता है फ्रेंड्स? NH2CO NH2 जो होता है वो हमारा यूरिया होता है। हमारे बॉडी से यूरिया निकालने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है, और मूत्र के मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। सेकंड आपने देखा यहाँ पे फेफड़े का कार्य क्या है? श्वसन का क्रिया करती है हमारी बॉडी को, श्वसन करने का कार्य फेफड़ा होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत। और हृदय का कार्य क्या है? हमारे जो ब्लड होते हैं उसको सर्कुलेट करना, यानी कि पंप करने का कार्य इसका है, हृदय का है। और आपको पता है 1 मिनट में कितनी बार स्वस्थ मनुष्य का जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार प्रति मिनट तो धड़कती है। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य सांस कितनी बार लेता है 1 मिनट में? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये आपके लिए प्रश्न है आज का। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर सेंड करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आपने यहाँ से 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी आपको एग्ज़ाम निकालने से रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।